रिएक्ट नेटिव, ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में एक चीज आती है, एक कोड लिखो और बस वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर चल जाएगा। एक सपना जैसा, है ना? लेकिन इतने सालों से ये सपना ना थोड़ा अधूरा सा लगता था। एप्स तो बन जाते थे, पर उनमें वो क्या कहते हैं, वो मक्खन वाली स्मूथनेस नहीं थी, वो असली नेटिव वाली फील, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और आज हम उसी उसी अटकन की जड़ पर और उसके हल पर बात करने वाले हैं। रिएक्ट नेटिव की जो बुनियाद है, उसका जो कोर है, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसे न्यू आर्किटेक्चर या नई बनावट कहा जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। हमारे हाथ जो सोर्स मटेरियल लगा है, उससे साफ पता चलता है कि इस पर 2018 से काम चल रहा था। मतलब ये एक बहुत बड़ी सोची समझी क्रांति है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि पुराने तरीके में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ थी जिसे बदलने में इतने साल लग गए। ये नए नए शब्द जो हम सुन रहे हैं, फैब्रिक, जेसाई, टर्बो मॉड्यूल्स, ये आखिर हैं क्या? और सबसे जरूरी सवाल, इसका हम पर मतलब जो लोग रोज एप्स इस्तेमाल करते हैं और उन डेवलपर्स पर जो इन्हें बनाते हैं, क्या असर पड़ेगा? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस पुराने सिस्टम से। उसे बार बार ब्रिज बेस्ड आर्किटेक्चर कहा जा रहा है। ये ब्रिज, ये पुल आखिर था क्या और इसमें दिक्कत क्या थी? इस ब्रिज को आप एक तरह से एक दुभाषिए की तरह समझिए। एक तरफ डेवलपर का लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट कोड था हम्म। और दूसरी तरफ फोन का असली नेटिव सिस्टम यानी आईओएस या एंड्रॉयड। ब्रिज का काम था इन दोनों के बीच में बातचीत करवाना। लेकिन समस्या ये थी कि ये दुभाषिए बहुत धीरे काम करता था और उसका तरीका भी बहुत घुमावदार था। अच्छा, मतलब ये कोई सीधी बातचीत नहीं थी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं वैसे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सोर्स में इसकी तुलना चिट्ठियां भेजकर बात करने से की गई है। चिट्ठियां? हाँ, सोचिए अगर आपको हर छोटी बात के लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़े, उसे लिफाफे में बंद करना पड़े, फिर कोई उसे लेकर जाएगा, दूसरा उसे खोलेगा, पढ़ेगा, फिर जवाब लिखेगा, कितना समय लगेगा? बाप रे! तो अगर मैंने ऐप में किसी बटन पे क्लिक किया तो उस क्लिक की जानकारी एक एक चिट्ठी में पैक होती थी, फिर वो ब्रिज के पार जाती थी, फिर उसे कोई खोलता था और तब जाकर स्क्रीन पर कुछ होता था। ये तो सुनने में ही बहुत धीमा लग रहा है। और ये था भी। इस पैकिंग अनपैकिंग को टेक्निकली सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन कहते हैं, जिसमें सारे डेटा को टेक्स्ट में मतलब जेसन फॉर्मेट में बदला जाता था। और क्योंकि ये बातचीत एक एक करके होती थी, सिंक्रोनस नहीं थी, इसलिए यूआई में अजीब अजीब सी गड़बड़ियां दिखती थीं। जैसे? जैसे वो वाला लैग जब आप किसी ऐप में तेजी से स्क्रॉल करते हैं और तस्वीरें थोड़ी देर बाद लोड होती हैं, या वो अटकन, क्या ये सब उसी ब्रिज की देन थी? काफी हद तक। एक क्लासिक उदाहरण टूल टिप का है। आपने स्क्रॉल किया और टूल टिप को आइटम के साथ ही मूव करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो एक फ्रेम बाद अपनी जगह पे जंप करके आता था। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ऐप के पूरे अनुभव को खराब कर देती थीं। ये एक बुनियादी सीमा थी जिसे आप ठीक नहीं कर सकते थे, सिर्फ उसके ऊपर लीपापोती हो सकती थी। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। ये ब्रिज एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। तो अब इस ब्रिज को हटाकर क्या लाया गया है? सारे आर्टिकल्स में एक शब्द बार बार आ रहा है, जेएसआई। जेएसआई यानी जावास्क्रिप्ट इंटरफेस। ये इस नए आर्किटेक्चर का दिल है। अगर पुराना ब्रिज चिट्ठियों वाला डाकिया था, तो जेएसआई एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। डायरेक्ट हॉटलाइन? हाँ, इसे C++ में लिखा गया है, जो एक ऐसी भाषा है जिसे जावास्क्रिप्ट और नेटिव दोनों दुनिया अच्छे से समझती हैं। अब जावास्क्रिप्ट सीधे नेटिव कोड से बात कर सकता है, बिना किसी दुभाषिए के। एक मिनट रुकिए, मतलब अब कोई चिट्ठी नहीं, कोई लिफाफा नहीं, वो डेटा को टेक्स्ट में बदलने का सारा झंझट खत्म, पूरी तरह से। अब जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड एक दूसरे के ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस सीधे पकड़ सकते हैं और उनके मेथड्स को ऐसे कॉल कर सकते हैं जैसे वो एक ही दुनिया का हिस्सा हों। ये एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजिंग बदलाव है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। एक लाइब्रेरी है विजन कैमरा। नए आर्किटेक्चर के साथ वो फोन के कैमरे से आने वाली लाइव वीडियो फीड को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकती है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1 GB डेटा प्रति सेकंड की। पुराने ब्रिज के साथ इतना डेटा पैक और अनपैक करने की कोशिश में ही ऐप शायद क्रैश हो जाता। उस डेमो ने वाकई मेरा नजरिया ही बदल दिया। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव साइड भी है? जैसे आपने कहा जेएसआई C++ में लिखा है, तो क्या अब डेवलपर्स को C++ भी सीखना पड़ेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर डेवलपर्स को सीधे C++ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका काम अभी भी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में ही होगा। हाँ, जो लोग बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाली नेटिव लाइब्रेरीज बना रहे हैं, उनके लिए C++ की जानकारी एक सुपर पावर की तरह होगी। लेकिन रोज़मर्रा के काम के लिए ये पर्दे के पीछे रहकर ही अपना जादू चलाएगा। और इसके साथ एक नया इंजन भी है, हर्मीस। हाँ, हर्मीस का भी जिक्र था। ये क्या करता है? हर्मीज एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जिसे फेसबुक ने खास तौर पर रिएक्ट नेटिव के लिए ही बनाया है, उसे ऑप्टिमाइज किया है। ये ऐप्स को तेजी से शुरू करने में मदद करता है, ऐप का साइज कम करता है और मेमोरी का इस्तेमाल भी घटाता है। ये JSI के साथ मिलकर मतलब एक परफेक्ट जोड़ी बनाता है। तो JSI ने कम्युनिकेशन की स्पीड ठीक कर दी, लेकिन ऐप्स की एक और बड़ी समस्या होती है, उनका स्टार्टअप टाइम। कभी-कभी ऐप खोलने पर लगता है जैसे वो सोच रहा है। क्या इस नए आर्किटेक्चर में उसका भी कोई हल है? हाँ, और यहीं पे टर्बो मॉड्यूल्स काम आते हैं। इन्हें आप नेटिव मॉड्यूल्स को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका समझिए। नेटिव मॉड्यूल्स मतलब फ़ोन के खास फीचर्स जैसे ब्लूटूथ, कैमरा, GPS। तो पुराने सिस्टम में इनके साथ क्या दिक्कत थी? पुराने सिस्टम में जैसे ही आप ऐप खोलते थे, रिएक्ट नेटिव आपके फ़ोन के सारे नेटिव मॉड्यूल्स को एक साथ लोड कर लेता था, चाहे आपको उनकी ज़रूरत हो या ना हो। रिसर्च में एक डेवलपर ने इसकी तुलना ऑल यू कैन ईट बफे से की है। आप रेस्टोरेंट में घुसे और पूरी टेबल खाने से भर दी गई, भले ही आपको सिर्फ एक ही डिश खानी हो। और जाहिर है इस सब को लोड करने में समय लगता था, जिससे ऐप धीरे स्टार्ट होता था। बिल्कुल, टर्बो मॉड्यूल्स इस अप्रोच को बदल देते हैं। वो लेजी लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी मॉड्यूल तब तक लोड नहीं होता जब तक उसकी असल में जरूरत ना पड़े। ये तो वेब डेवलपमेंट में कोड स्प्लिटिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट हुआ। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये नेटिव मॉड्यूल्स के लिए भी लागू हो गया है। तो आपका कैमरा मॉड्यूल तब तक मेमोरी में जगह नहीं घेरेगा जब तक यूजर असल में फोटो खींचे बटन पर क्लिक नहीं करता। इससे ऐप का स्टार्टअप टाइम बहुत तेज हो जाता है। वाह! तो स्टार्टअप टाइम भी तेज हो गया। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब यूजर ऐप के अंदर कुछ करता है, स्क्रोलिंग या बटन दबाना। मैंने सुना है कि UI को स्क्रीन पर पेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया गया है। ये फैब्रिक आखिर क्या बला है? फैब्रिक इस पूरी कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये नया रेंडरिंग सिस्टम है, यानी यही वो चीज है जो आपके ऐप के बटन्स, टेक्स्ट और इमेजेस को असल में फोन की स्क्रीन पर दिखाती है। और ये भी कम्युनिकेशन के लिए JSI की डायरेक्ट हॉटलाइन का ही इस्तेमाल करता है। तो इसका काम करने का तरीका अलग कैसे है? हमने सुना है कि इसमें 3 चरण होते हैं, रेंडर, कमिट और माउंट। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लग रहा है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। फैब्रिक का असली जादू ये है कि ये UI को दो दुनिया में एक साथ बना सकता है, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में और नेटिव की दुनिया में एक साथ। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेंडर फेज में जावास्क्रिप्ट एक आर्किटेक्ट की तरह एक नक्शा बनाता है। फिर कमिट फेज में एक इंजीनियर उस नक्शे के हिसाब से कैलकुलेट करता है कि हर दीवार कितनी लंबी चौड़ी होगी। और फिर माउंट फेज में कंस्ट्रक्शन टीम असल में उन दीवारों को नेटिव ईंटों से बना देती है। क्या बात है, बिल्कुल सही। आपने एकदम सटीक समझा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नक्शे में सिर्फ एक खिड़की बदलनी हो तो पूरी इमारत तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फैब्रिक बहुत तेजी से पता लगा लेता है कि क्या बदला है और सिर्फ उसी हिस्से को अपडेट करता है। और यूजर को इसका क्या फायदा मिलता है? मक्खन जैसी स्मूथ एनिमेशन और एक बेहद रिस्पॉन्सिव UI। वो विजुअल जंप जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो अब नहीं होता। इसे रिएक्ट 18 के नए फीचर्स जैसे ऑटोमेटिक बैचिंग और ट्रांजिशन से और भी ज्यादा ताकत मिलती है। एक सोर्स में स्लाइडर का उदाहरण था, अच्छा, जहां नया आर्किटेक्चर 1000 आइटम्स वाली लिस्ट को बिना अटके स्मूथली रेंडर करता है, जबकि पुराना वाला हाफने लगता था। ये तो यूजर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन डेवलपर्स के लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए चीजें आसान हुई हैं या मुश्किल? डेवलपर्स के लिए ये नए हुक्स एक सुपर पावर की तरह है। जैसे यूज लेआउट इफेक्ट को ही ले लीजिए। हाँ, पहले क्या होता था कि आप UI को अपडेट करते थे और फिर उसकी नई साइज या पोजीशन देखते थे, जिससे कभी-कभी एक फ्रेम के लिए चीजें झपक जाती थी। हाँ, वो होता था। अब यूज लेआउट इफेक्ट की मदद से डेवलपर कह सकता है, रुको, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाने से पहले मुझे ये कैलकुलेशंस करने दो। इससे वो विजुअल जंप पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन यूजर को जो पॉलिश्ड फील मिलती है वो जबरदस्त है। कमाल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सारी टेक्निकल बातें बिजनेस के लिए क्या मायने रखते हैं? एक कंपनी रिएक्ट नेटिव के इस नए आर्किटेक्चर में क्यों इन्वेस्ट करें? इसका सीधा असर मतलब बॉटम लाइन पर पड़ता है।
तेज और स्मूथ ऐप्स यूजर्स को ज्यादा देर तक ऐप पर बनाए रखते हैं। यूजर रिटेंशन। अगर आपका ऐप अटकता है या धीरे लोड होता है तो यूजर उसे डिलीट कर देगा। सीधी सी बात है। तो अगर मैं एक ई-कॉमर्स बिजनेस चला रही हूँ तो मेरे लिए इसका मतलब है कि मेरे यूजर्स अब ज्यादा शॉपिंग करेंगे। संभावना तो यही है। सोचिए आपका यूजर एक प्रोडक्ट लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा है जिसमें हजारों आइटम्स हैं। पुराने आर्किटेक्चर में स्क्रॉल करते समय ऐप अटकता, फ्रस्ट्रेशन होती। अब वो स्क्रॉलिंग बिल्कुल स्मूथ होगी। जब वो किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा तो पेज तुरंत खुलेगा। ये छोटे छोटे सुधार यूजर के भरोसे को बढ़ाते हैं। अमेजन ने एक बार कहा था कि सिर्फ 100 मिलीसेकंड की देरी से भी उनकी बिक्री पर लाखों डॉलर का असर पड़ता है। अब रिएक्ट नेटिव उस मिलीसेकंड की लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। और क्या इसका असर सिर्फ मोबाइल ऐप्स तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, और ये इस बदलाव का सबसे रोमांचक पहलू है। ये नया आर्किटेक्चर रिएक्ट नेटिव के लिए टीवी, डेस्कटॉप और यहां तक कि VR/AR जैसे नए प्लेटफॉर्म्स के दरवाजे भी खोलता है। एक सोर्स में Xbox इंटरफेस का उदाहरण दिया गया है जिसका एक बड़ा हिस्सा आज रिएक्ट नेटिव पर चलता है। ये नया आर्किटेक्चर के बिना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जो मौजूदा ऐप्स हैं उनका क्या उन्हें इस नए आर्किटेक्चर पर लाना बहुत मुश्किल है? ये बहुत जरूरी सवाल है। टीम ने इस बात का ध्यान रखा है कि ये बदलाव एक झटके में ना करना पड़े। डेवलपर्स धीरे धीरे अपने ऐप के कुछ हिस्सों को नए आर्किटेक्चर पर ला सकते हैं। अच्छा, जबकि बाकी ऐप पुराने तरीके से ही चलता रहेगा। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है। एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स जैसे भविष्य में आने वाले बड़े फीचर्स के लिए ये नया आर्किटेक्चर अनिवार्य होगा। तो ये सिर्फ एक सुधार नहीं, ये आगे आने वाली टेक्नोलॉजी की नींव है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो रिएक्ट नेटिव एक धीमी घुमावदार चिट्ठियों वाली व्यवस्था से निकलकर एक सीधी हाई स्पीड हॉटलाइन पर आ गया है, जिसमें JSI, फैब्रिक और टर्बो मॉड्यूल्स जैसे स्मार्ट कंपोनेंट्स हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है, इसकी पूरी इंजीनियरिंग ही बदल दी गई है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस से जुड़ी उन पुरानी बुनियादी समस्याओं को हल करता है जो सालों से डेवलपर्स को परेशान कर रही थी। ये डेवलपर के अनुभव को बेहतर बनाता है और रिएक्ट नेटिव को एक कई ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद टूल बनाता है। खासकर iOS जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां यूजर्स को बहुत स्मूथ अनुभव की आदत होती है, परफॉर्मेंस अब उन उम्मीदों के ज्यादा करीब है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। हमने जो आर्टिकल्स पढ़े उनमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी थी कि कैसे फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक जैसा अनुभव देने के लिए बहुत अजीब और मुश्किल समाधान निकालने पड़े थे। जैसे कि उन्होंने अपने मैसेंजर ऐप का UI बनाने के लिए एक डेटाबेस की भाषा SQLite का इस्तेमाल किया था, सिर्फ परफॉर्मेंस और सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अब देखिए, JSI की ताकत से जो आपको C++ और दूसरे नेटिव हिस्सों तक सीधी पहुंच देता है, उस तरह का गहरा और परफॉर्मेंट इंटीग्रेशन अब फ्रेमवर्क का एक इनबिल्ट फीचर बनता जा रहा है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे ये फ्रेमवर्क वेब और नेटिव के बीच की धुंधली रेखा को पूरी तरह मिटाते जाएंगे, भविष्य में हम किस तरह के नए और अनोखे ऐप्स देख सकते हैं जिन्हें बनाना पहले नामुमकिन माना जाता था। शायद ऐसे ऐप्स जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते।